मैंने बचपन से देखा था कि हमारी घर की औरतें फाइनेंशियल डिसीजन हो या किसी भी टाइप का डिसीजन हो, वो अपने भाई, फादर या अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट होती थी। दिमाग में मेरा आइडिया है कि पैसे कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे को मैनेज करना। लेकिन पैसे को मैनेज कैसे करें, तो इसके क्या स्टेप्स है? इसके 5 स्टेप्स है। पहला स्टेप्स है, हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा नागर। आप मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जानते हैं। मैं फाइनेंस की नॉलेज आपको देती रहती हूं। आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या हेल्प मिली होगी मेरी वीडियोस से। तो आज मैं आपको 5 ऐसी फाइनेंशियल टिप्स देने वाली हूं जिनसे आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं इस फाइनेंस की दुनिया में आई। दोस्तों, मेरी शुरुआत हुई थी, मैं पैदा हुई थी गुजर कम्युनिटी के एक विलेज में, कचेड़ा, जो कि गौतम बुद्ध नगर यूपी में है। और हमारे यहाँ पर इवन इंडिया में सभी को, स्पेशली लेडीज़ को, एजुकेशन से ज़्यादा मैरिज पर फोकस कराया जाता है। उन्हें बचपन से ही माइंड में फीड कर दिया जाता है कि तुम घर का काम करो और तुम ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े पहनो, तुम्हारी शादी हो जानी है, कम बात करनी है, आंखें नीचे रखनी है। तो ऐसे सिखाया जाता है, ऐसे हमारी कंडीशनिंग की जाती है बचपन से ही। और स्पेशली मुझे तो ये बोला जाता था कि यही साल है तेरे जीने के, जो पहनना है, जो खाना है, जो करना है वो कर ले, फिर तो तुझे घर का काम ही करना है। तो ये बातें मुझे बहुत चुभती थी कि मुझे क्यों बोला जाता है कि यही साल है मेरे पास पूरी लाइफ क्यों नहीं है? ये मेरी लाइफ है तो मेरे पास मेरी पूरी लाइफ होनी चाहिए। तो यही सोच के मैं सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं वो लाइफ ना जीऊँ जो हमारे यहाँ की लड़कियां या हमारे गांव की लड़कियां जी रही है, कि शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, घर का काम करना है, दैट्स ऑल अबाउट देयर लाइफ। बट मुझे कुछ और करना था। हमारे घर में, स्पेशली हमारे फैमिली में, ज़्यादातर टीवी देखने की हमें परमिशन नहीं थी। हमें ना तो लड़कों से बात करने की, ना ज़्यादा फ्रेंड्स की, ना हमारे फ़ोन यूज़ करने की परमिशन थी। तो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मेरे अंदर एक वांट, एक चाह आई कि मुझे कुछ तो करना है, कुछ बड़ा करना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लाइफ यही नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। तो फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कुछ टीवी सीरियल्स भी देखती थी कभी कभी। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने देखा कि कुछ बिजनेस वुमेन होती है जो बहुत कॉन्फिडेंट होती है, सब कुछ अपनी मर्जी से करती है और उनके पास पैसा भी होता है। तो अगर वो मैं करूँगी तो शायद मुझे जो फ्रीडम मुझे चाहिए आज, वो सारी फ्रीडम मुझे मिल सकती है। तो वहाँ से मैंने सोचा कि चलो पैसे कमाने की चाह अपने अंदर जगाते हैं और पैसे कमाते हैं। मैंने बचपन से देखा था कि हमारी घर की औरतें फाइनेंशियल डिसीजन हो या किसी भी टाइप का डिसीजन हो, वो अपने भाई, फादर या अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट होती थी। वो मुझे नहीं करना, पर मैं ऐसा क्या कर सकती थी मुझे नहीं समझ में आ रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। ना मेरे पास इतना गूगल था या इतनी नॉलेज थी, ना कोई गाइड करने वाला था। बस टीवी देख के थोड़ा सा दिमाग में मेरा आइडिया है कि बिजनेस वुमेन बन जाते हैं, इंटेलिजेंट होती है, स्ट्रांग होती है, पैसा होता है और पावर होती है। तो वहाँ से मैंने सोचा कि बिजनेस करना है, कुछ ना कुछ तो बड़ा करना है। फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से हम स्कूल भी चेंज करते रहे, जगह भी चेंज करते रहे, जिसकी वजह से मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप की बन गई। क्योंकि जब स्कूल कई बार मेरे चेंज हुए, कभी हिंदी मीडियम, कभी गवर्नमेंट, कभी प्राइवेट, और उसके बाद जगह भी कई बार चेंज होती रही, कभी इस सिटी में, कभी गांव में। तो इस वजह से मेरा जो बॉन्ड है बाकी लोगों के साथ नहीं बन पाया। मुझे याद है, मुझे स्कूल में लोग बोलते थे कि मैं बहुत अजीब हूँ। बट फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब मैं गाज़ियाबाद आई अपना गांव से, जब मैं 13 साल की थी, तो जब मैं यहाँ पर आ गई, मैं इंग्लिश मीडियम में आई, बिल्कुल माहौल चेंज हो गया। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं फेल भी हो गई थी 7th क्लास में। तो जब फेल होने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ करना होगा, मैं फिर ऐसे बिजनेस वुमन कैसे बन सकती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा अपनी इंग्लिश पे और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना स्टार्ट किया। वहाँ से मैंने थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देना स्टार्ट किया कि पढ़ाई करके ही मैं इंडिपेंडेंट बन सकती हूँ। इस वजह से मैंने सोचा कि पढ़ाई करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। फिर मैंने 12th में कॉमर्स ली थी। तो कॉमर्स के बाद सभी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बड़ा होता है सीए, तो मैंने सीए चूज़ कर लिया था। बट सीए में भी कुछ लेवल क्लियर होने के बाद मेरे बाकी के लेवल्स क्लियर नहीं हो पाए थे। तो फिर से मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा टूट गया था। फिर मैंने 2 साल पूरे सीए पे लगाए। मैं ट्राई करती रही एग्ज़ाम क्लियर हो, बट क्लियर नहीं होके दिया। और फिर शायद फैमिली ने भी मुझसे होप छोड़ दी और वो भी मेरी करियर के बारे में नहीं, मेरी शादी के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया, ग्रूम ढूंढना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा क्योंकि मैं शादी से सबसे ज़्यादा डरती थी। बट फेल होने के बाद मैं घर बैठ गई और 2 साल मैं घर पे ही थी। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, उस सारे टाइम में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई। मैं लोगों से बात करना बंद कर दिया। मेरी फैमिली ने मेरे करियर के बारे में बात करना बंद कर दिया। वो मेरी फैमिली
मेरी शादी के बारे में बात करने लग गई, मेरे लिए लड़का ढूंढने लग गई। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने सोचा कि नहीं यार, शादी तो नहीं करनी है, शादी से बचना है तो कुछ और करना होगा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब सीए नहीं, अब कुछ और करना पड़ेगा। तो फिर मैंने घर से परमिशन ली कि मैं जॉब कर सकती हूँ। तो मैंने फिर 1 साल बीपीओ में जॉब किया। बीपीओ में जॉब करने के बाद जो पैसा कमाया था, मैं चाहती थी कि मैं उससे एमबीए करूं। बट जब मैंने एमबीए में एडमिशन लिया तो मैंने सोचा यही 2 साल है मेरे पास, अभी करना है जो भी कुछ करना है। तो मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया, बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखनी स्टार्ट कर दी। एंड देन फिर कुछ फाइनेंस में इंटर्नशिप भी की थी और मेरी फिर जॉब भी लग गई थी IIFL सिक्योरिटीज़ में, वेल्थ मैनेजमेंट में। वहाँ पर मैंने 1 साल काम किया। 1 साल काम करने के बाद मुझे वहाँ रियलाइज़ हुआ कि जो असली पैसा है वो जॉब से नहीं, बिजनेस से बनता है। क्योंकि हमारा काम भी यही था, हम वेल्थ मैनेज करते थे लोगों की। तो हमें ये भी पता लगता था कि जितने हमारे क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादातर बिजनेसमैन हैं, तो असली पैसा तो बिजनेस से ही आना है। तो फिर मुझे खुद का कुछ करना था। खुद का मैं क्या कर सकती थी? मैं वो कर सकती थी जिसमें मैं अच्छी हूँ। मैं अच्छी किस में थी? मैं अच्छी थी अकाउंट्स में और टैक्स में, क्योंकि मैंने वहाँ पर अपने 2 से 3 साल दिए थे सीए एग्ज़ाम्स को। हालांकि सीए एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैंने उस नॉलेज का फ़ायदा उठाकर अपना खुद का टैक्स फर्म स्टार्ट किया, टैक्सेशन हेल्प। कैसे स्टार्ट किया? विदाउट एनी फंड्स मैंने स्टार्ट किया था, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम फैमिली स्टार्ट किया था मैंने। खुद की वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद गूगल मैप पे अपने आप को लिस्ट किया। मेरे पास जो अगर बिजनेस आया वो गूगल मैप के थ्रू सबसे ज़्यादा आया है। गूगल मैप की वजह से, या कहे कि इंटरनेट की वजह से मेरा बिजनेस चल निकला। और उसके बाद अब 2 साल हो गए और मेरे बिजनेस की टर्नओवर पर मंथ की 6 फिगर्स में है। लेकिन पैसे कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे को मैनेज करना। लेकिन पैसे को मैनेज कैसे करें? क्या आपको कुछ फाइनेंशियल नॉलेज होनी ज़रूरी है, अकाउंटिंग नॉलेज होनी ज़रूरी है? नहीं, आपको सिर्फ आपके बारे में पता होना चाहिए कि आप कौन है, क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं। बस यही आपका पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट है। तो इसके क्या स्टेप्स है? इसके 5 स्टेप्स है। पहला स्टेप्स है कि आपने कितना पैसा अभी तक अपने ऊपर खर्च कर दिया, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है नेटवर्थ का। तो नंबर 2 स्टेप में आपको आपकी नेटवर्थ पता होनी चाहिए। नेटवर्थ क्या होती है? असेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब असेट्स क्या होती है? असेट्स यानी कि वो चीज़ जिसको आप बेचकर कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करा सकते हो। अगर ये कोई घड़ी है, इसको आप बेचकर कैश में कन्वर्ट करा सकते हो तो ये आपकी असेट है। आपका लैपटॉप, फ़ोन, साइकिल, मोटरसाइकिल, घर, ये सब आपके असेट है, क्योंकि आप इनको कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। लेकिन लाइबिलिटीज़ क्या है? जो आपकी पॉकेट से पैसा लेके जा रही है। जैसे गाड़ी का लोन हो गया, आपने किसी से उधार ले लिया, तो वो आपकी जेब से पैसा लेके जाएगी, इसका मतलब वो लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटीज़ को असेट में से माइनस कर देना है, आपकी आ जाएगी नेटवर्थ। तो आज आपको आपकी नेटवर्थ पता चल गई है। कमेंट्स में बताइएगा कितनी नेटवर्थ है आपकी। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको ये पता लगाना है कि पूरी लाइफ में आपको कितना पैसा चाहिए, यानी कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है। मान लीजिए मुझे 2025 में एमबीए करने के लिए चाहिए होंगे 5 लाख रुपए, 2030 में मुझे फिर घर लेने के लिए चाहिए होंगे 10 लाख रुपए। तो मुझे पता तो हो कि मुझे कब कितना पैसा चाहिए, तभी मैं उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकती हूँ अभी से। लेकिन अगर मैं अंधी होकर चलूंगी तो शायद मैं भटक जाऊंगी या मैं टकरा जाऊंगी, मुझे चोट लग जाएगी। यही होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, कि अगर आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तो वहाँ कैसे पहुँचोगे आप। तो आज आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स बना लिए हैं, नेटवर्थ अपनी लिख ली है, आपने कितना खर्चा ऑलरेडी अपने ऊपर कर लिया ये आपने लिख लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जितनी भी आपकी मंथली इनफ्लो आ रही है वो आपको पता होनी चाहिए, जितनी भी आपकी मंथली आउटफ्लो आ रही है वो भी आपको पता होनी चाहिए, आपकी भी और आपकी फैमिली की भी। तो आपको खुद की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपने कंपनीज, इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप्स, फर्म के लिए ये सब बनाया होगा, बट आपने क्या खुद के लिए ये सब बनाया है? तो आज बनाइए, अपनी खुद की बैलेंस शीट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए और पता करिए कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, जितना भी अगर आपका लॉस आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है, अब इसको मैनेज करना होगा। प्रॉफिट आ रहा है और ज़्यादा आए, इससे मल्टीप्लाई हो। लॉस आ रहा है तो माइनस होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए नेक्स्ट टाइम। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं बजटिंग के थ्रू। तो बजटिंग का सुपर हिट फॉर्मूला है 50-30-20 रूल।
अब 50% बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 50% तो हमारी जेब से खुद ही निकल जाता है, रेंट में, बिल में, फूड के खर्चे, इनमें खुद ही निकल जाता है। ये तो रिकरिंग है और ये तो होने ही होने हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी सेविंग्स को और अपनी वांट्स को। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके एक्चुअली खर्चे हैं और क्या आपकी वांट्स है। आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन से खर्चे ज़रूरी है और कौन से नहीं। अगर आप अपने आप की सेविंग्स और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो एक और फॉर्मूला मैं आपको आज बताती हूँ, वो होती है 30 डेज़ का फॉर्मूला, जिसमें अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो, लेट्स से अगर आप लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो 30 दिन पहले, 30 दिन तक आप सोचते रहो कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। 30 दिन का टाइम अपने आप को दो कोई भी चीज़ खरीदने से पहले। अगर 30 दिन के बाद भी आपको वो चीज़ चाहिए तो दैट इज़ नीड, अगर वो नहीं चाहिए तो दैट वॉज वॉन्ट। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करो दोनों चीज़ों को और ज़्यादातर सिर्फ नीड पर ही खर्च करो। ये 30% इतना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि इसी 30% की वजह से आप अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाओगे। तो ये जो 30% है, इसी का सारा खेल है, इसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। अब इस 30% को कैसे मैनेज करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी यानी कि अगर आप कहीं पैसा रख रहे हो और वो पैसा ज़ीरो हो जाए तो आपको फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, दैट इज़ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। अगर आप यंग है और आपका कोई डिपेंडेंट नहीं है और आप हेल्दी है, तो यानी कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। तो जो रिस्की प्रोडक्ट्स है आप वहाँ पर पैसे अपने इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि उससे और ज़्यादा पैसा बन सके। जैसे इक्विटी है, क्रिप्टो है, म्यूचुअल फंड है, आप इन सब में लगा सकते हो अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई है। लेकिन अगर आप 35K है, आपकी फैमिली है आपके ऊपर डिपेंडेंट, तो फिर आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है ना वो मीडियम हो जाती है, आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाओगे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, उस सिचुएशन में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, FD में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी जानो, अपने फाइनेंशियल गोल्स भी जानो और अपने फ्यूचर गोल्स के कितना अमाउंट उनमें चाहिए होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है इस 30% को। तो ये थी आज की फाइनेंशियल प्लानिंग का पूरा स्टेप। आई एम श्योर आज आपके पास आपका फाइनेंशियल प्लान मिल गया है। अगर आप आज से ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हो कंसिस्टेंटली तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे, आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ।